अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स के चैप्टर 9 की एक न्यू एक्सरसाइज 9.4 है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आप लोगों को 9.1, 9.3, 9.5 और 9.2 डिलीवर कर चुका हूँ, कैचअप कीजिएगा। आज की जो 9.4 एक्सरसाइज है ये इलिप्स के मुतालिक है और इलिप्स की टेंजेंसी ऑफ लाइन उसके मुतालिक इसमें क्वेश्चंस हैं। अब 9.2 के बाद ये कराने का मकसद और 9.135 के बाद 9.2 कराने का मकसद ये है कि एक जैसे कैटेगरीज आपके पास एक सीक्वेंस में आ जाए। ये 9.2 जो थी वो पैराबोला के ऊपर टेंजेंसी ऑफ लाइन या नॉर्मल लाइन उसके केसेस थे। आज जो है ये इलिप्स और उसके ऊपर बनने वाली कोई टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन उसकी कंडीशन और इक्वेशन के क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा लेक्चर हो सकता है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस हैं ज़्यादा, लेकिन पूरी एक एक्सरसाइज कवर होगी माशाल्लाह से। तो साथ रहिएगा मेरे। बुक और रजिस्टर रख लें अपने साथ ताकि जो समझाता रहूँ वो आप नोट भी करते रहें। पेज नंबर 316 पर मौजूद है ये एक्सरसाइज 9.4। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द कंडीशन, लेकिन लिखा हुआ आगे पहले ही सवाल में कंडीशन मालूम करने कह रहा है। व्हेन द लाइन, एक लाइन दी हुई है, टेंजेंट टू द इलिप्स, इस इलिप्स के ऊपर। सही है। अब जो लाइन है, अच्छा ये 9.2 का तकरीबन 60% तो उसी की रिफ्लेक्शन आएगी कि हम लाइन देखते रहेंगे बार बार। सिर्फ कोनिक जो है वो बदल जाएगा इलिप्स का, और उसकी कंडीशन जो है वो डेल्टा वाली जो थी यानी डिस्क्रिमिनेंट वाली वो भी वही रहेगी। मेजर वर्क सेम है, सिर्फ एक दो जो चीज़ें नई आएंगी वो देखिएगा। बाकी तेज़ी से भी फिर ये लेक्चर हो सकता है अगर आपने पिछले लेक्चर को समझा हुआ है तो। अब जो लाइन होती है हमारी स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ चुके हैं। इसको y = mx + c को कहा जाता है ग्रेडियंट फॉर्म यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये जो ग्रेडियंट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इससे हम कंपेयर कर लेंगे अपनी गिवन लाइन को, तो इससे ये होगा कि आपके पास m यानी स्लोप आ जाएगा और c रह जाएगा। अब जो c रह जाएगा ना, इसी को कहेंगे कंडीशन। जो अननोन होता है ना किसी इक्वेशन में या इलिप्स के अंदर या हाइपरबोला या पैराबोला में, उस की वैल्यू निकालने को कहा जाता है कंडीशन। यानी कंडीशन इज़ अ रिज़ल्ट विच इज़ फ्री फ्रॉम वेरिएबल्स, एक्स वाई जिसमें ना हो और उसके अंदर कोई गिनती या कोई वैल्यू ये सब आ जाए। इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो दी हुई है वो स्टैंडर्ड बनानी पड़ेगी। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये होती है x² / a² y² / b²। 9.2 में आप करा चुका हूँ, उस पर देखिएगा। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहा जाता है। अब इससे अगर हम इस 36 से डिवाइड के बाद वाली जो इक्वेशन आएगी वो स्टैंडर्ड बन जाएगी। 9 × 1 = 9, 4 × 4 = 1, 4 × 9 = तो ये कंपेरेबल हो जाएगी। यानी a² 9 हो जाएगा, b² 4 हो जाएगा। इससे हमारे पास a भी आ गया, यानी a² b² आ गया। a² 9 आ गया, b² 4 आ गया। सर ये सब क्यों निकाल रहे हैं हम? इसलिए ताकि c का रास्ता बने। अब मैंने आपको जो थ्योरी पेज पे दिखाया था उसमें आपने ये नोट करा, ये कंडीशन या तो याद कर लें c² a² m² b²। इसमें a और b जो है वो तो इलिप्स के लिए होंगे। ये जो a और b है ये इलिप्स के लिए होंगे, a और b। और ये जो c और m नज़र आ रहा है आपको, ये लाइन के लिए होंगे। क्योंकि अगर वैल्यूज़ इसमें से हम पुट कर देंगे तो ये पुट एंड गेट के सवाल बन जाएंगे। जैसे अब जो है m और c लाइन में से निकला हुआ है, a और b इलिप्स में से, इस कंडीशन में पुट कर दें तो c आ जाएगा। अब a² b² की जगह रखें 9 और 4, m जो निकला था √5 उसका स्क्वायर कर दें तो c² की वैल्यू आ रही, तो रूट ले लेंगे एंड में, तो प्लस माइनस के साथ c आ जाएगा। यानी स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स। क्वेश्चन हो गया डन, क्योंकि रूट प्लस माइनस के साथ आता है। तो 49 परफेक्ट स्क्वायर था तो 7 बाहर आ गया। √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 9 × 5 = 45 + 4 49।
अब ये अगर समझ में आया ना तो तकरीबन 60% एक्सरसाइज इसी तरह के क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। इस कंडीशन को पक्का कर लें, ये जो है बताई c² = a² m² + b², और इस कॉन्सेप्ट को कि लाइन और एलिप्स जो है उसके ज़रिए से एम सी और ए और बी का रिलेशन जो आएगा वो यहाँ पुट होके कंडीशन कभी देगा, कभी प्रूफ देगा, इस तरह के सवाल होंगे। जैसे प्रूफ दैट, शो दैट, कई सवाल आ गया। अब इसमें कह रहे हैं कि एक लाइन दे रहे हैं हम आपको, आप प्रूफ करें, शो करें कि ये लाइन टच करती है इस एलिप्स को, और साथ में एक इजाफी बात पूछा जो पिछले सवाल में नहीं पूछी थी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बताएं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, मैंने थ्योरी में आपने नोट किया 2 चीज़ें बताई हैं और लगा हुआ है उसके बीच में, यानी या तो ये कंडीशन हम यूज़ कर लें या ये डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट वाला जो है कंडीशन यूज़ कर लें। 9.2 खोल के देखिएगा, उसमें मैंने एक जुमला बोला था, आज दोबारा बोल देता हूँ आपके लिए, कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाला स्ट्रक्चर है ना, ये हर कोनिक की टेंजेंसी में काम आ सकता है, चाहे वो सर्किल हो चैप्टर 8 का, चाहे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, चारों के चारों में ये काम आएगा। ये जो कंडीशन होती है ना ये लिमिटेड होती हैं, जैसे अब ये कंडीशन सिर्फ़ और सिर्फ इलिप्स की है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक कंडीशन बताई होगी, वो जो है जैसे c=a/m पैराबोला की, वो सिर्फ पैराबोला में इस्तेमाल होगी। अगली एक्सरसाइज जो 9.6 आखिरी है इस चैप्टर की, उसमें यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, वो हाइपरबोला की होगी। अब चॉइस इज़ योर्स, यानी हर क्वेश्चन 2 तरीके से आप कर सकते हो, इस कंडीशन के ज़रिए इलिप्स का या इस डिस्क्रिमिनेंट से, हर सवाल का अब चॉइस आपकी। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में मैंने इसी डिस्क्रिमिनेंट रूल को अपनाया है। सर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो चाहिए उसके लिए हमें एक्स और वाई चाहिए, सही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, जहाँ पे टेंजेंट लाइन बन रही है उस इलिप्स को टच करते हुए, सही है। अब ये यहाँ पे मैंने वो वाली a² m² वाली कंडीशन क्यों नहीं यूज़ की, उसकी वजह बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इसमें जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने ही निकालने और पिछले में नहीं निकालना था, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए तो हमें इस तरह एक इक्वेशन x की या y की क्वाड्रेटिक बनानी ही पड़ेगी, समझ रहे हैं। अगर बनानी ही पड़ेगी तो हम आधा काम यूँ करें और आधा काम वो करें, तो उससे बेहतर क्या है पूरा काम यूँ करें कि जिसमें एक ही फ्लो में काम होता चला जाए, क्योंकि वो कंडीशन लगाएंगे तो देखें एक्स वाई का निकालने का काम बच जाएगा। जैसे ये पलट के दोबारा दिखाऊं, ये कंडीशन लगा दी मैंने, कंडीशन लगाई, ये प्रूफ तो हो जाएगा। प्रूफ कैसे हो जाएगा सर? 0=0 आ जाएगा, यानी कि सेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन रिमेनिंग हाफ पार्ट के लिए क्या करें बताएं आप? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए समझ में आया पॉइंट, कि उसके लिए जाना ही पड़ेगा क्वाड्रेटिक। तो बेहतर क्या है कि हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व ही कर लें, डिस्क्रिमिनेंट में रख देंगे तो आधा एक सवाल हो जाएगा यानी प्रूफ वाला, और इंटरसेक्शन एक्स वाई भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक बनेगी तो हम चाहे उसको मिडिल टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन के उसूल से या क्वाड्रेटिक फार्मूला के उसूल से एक्स वाई तक पहुंचा देंगे, समझे बात? गुड। अब y की जो इक्वेशन एक्स वाई की दी हुई है, इसमें से हम y को एक तरफ करेंगे, ठीक है, ताकि x की वैल्यू पहले आए, क्योंकि x होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। आंसर नहीं है, आंसर में तो गिनती होनी चाहिए ना, तो इसलिए इसको इक्वेशन 1 दिया कि दोनों अभी अननोन है। इसमें इलिप्स की इक्वेशन बनी बनाई दी हुई है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें बनी बनाई नहीं होगी स्टैंडर्ड हमें बनानी पड़ेगी, स्टैंडर्ड के बगैर कंपेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसमें चूँकि हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले रास्ते पे जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ख़राब कर देंगे। अब ख़राब का मतलब एलसीएम ले लेंगे, 3x² 4y² और 3 4 12 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करें, मैट्रिक फर्स्ट ईयर आ गई। अब y को जल्दी से इस जगह y² की जगह पुट करें तो y पे स्क्वायर आ गया, यानी x - 4/2 पे। अब ab होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, a² - 2ab प्लस b², किसका होता था फॉर्मूला? ये a - b होल स्क्वायर का। इसको लगा देंगे तो a² - 4 2 8x और 4 का स्क्वायर प्लस करके 16, और नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल ही हो गया, आसान हो गई बात। ब्रैकेट खोल दें, ये 12 को इधर ले आए माइनस, 16 - 12 = 4। पूरी इक्वेशन देखें 4 से डिवाइड हो रही है, 4 का मल्टीपल आ गया। और आसान बना लें, सिंप्लीफाई, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा। अब ये जो इक्वेशन आई, इसमें गौर करें, क्वाड्रेटिक इन 1 वेरिएबल आ गई। इसको अब हम ये रख सकते हैं इस कंडीशन में कि लाइन विल बी टेंजेंट
ओनली एंड ओनली इफ दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। असल में ये कंडीशन होती है इक्वल रूट्स की। ये मैंने आपको 9.2 में ही बताया, फिर से बता रहा हूँ। इक्वल रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम कहते हैं वो लाइन उसको टच कर रही है, यानी कि अगर ये इलिप्स है तो समझ लें, तो ये इलिप्स के ऊपर टेंजेंट लाइन जो है ना, देखिए अब इस पॉइंट पे टच कर रही है, यानी ये पॉइंट हो गया आपका Px1 y1। अब इससे ना बाहर है ये इलिप्स से लाइन, ना अंदर है। इस बुनियाद पर हम कहेंगे टेंजेंट है। तो इसके मकसद से लिखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ ज़ीरो, यानी इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। जैसे आउटसाइड हो जाता तो ये रियल रैशनल रूट्स हो जाते हैं, अंदर हो जाती लाइन तो ये इमेजनरी रूट्स हो जाते हैं, जिसमें आयोटा आ जाता था फर्स्ट ईयर में, याद है? देखिए सर थ्योरी बता रहे हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² - 4ac। यहाँ से आप a b c उठाएं, a हो गया 1, b हो गया -2, c हो गया 1। ये वो वाला a b c है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाते थे, ax² + bx + c = 0। तो देखें ax² यानी 1 हो गया, a की जगह पे 1 आ गया, bx का मतलब -2 b की जगह पर आ गया, और c 1 हो गया। पुट करा, देखें 0 = 0 से सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। ये इस बात का सबूत हो गया कि हाँ आपने जो कहा था वो हमने प्रूफ कर दिया। और ये देखें इस तरह के सवाल, पूरी प्रेजेंटेशन है बोर्ड एग्ज़ाम की माशाल्लाह। अगर आप A1 के लिए ट्राई करें तो बिल्कुल यही अंदाज़ रखें इंशाल्लाह A1 प्रूफ एंड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आधा हिस्सा प्रूफ का है, आधा हिस्सा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब सॉल्यूशन का है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए XY निकालना होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये हमारी जो इक्वेशन बनी थी इससे सॉल्व करके x निकाल लेते हैं। ये देखें आ गई। अब ये a² b² 2ab का होल स्क्वायर है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं इसको। इससे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिखते नहीं है लेकिन समझाने के लिए लिख दूँ अगर, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 ही हो जाएगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो इससे ये वाली चीज़ तो परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ गई, ये 0 का रूट प्लस माइनस से लिखा नहीं जाता है तो 0 ही। x की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 को रख दे इसमें। अब पता है इसको इक्वेशन 1 क्यों कहा था, यहाँ पुट कर देंगे तो x रखने से y आ जाएगा। समझ रहे मेरी बातें? गुड। अब x की वैल्यू जो 1 आई है वो रख दें इसमें, तो 1 - 4 - 3 -3/2 y ये आ गया, x ये आ गया। तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इस इलिप्स और लाइन का आ गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज़ x y यानी 1 - 3/2। अब एक्सरसाइज जो है कुछ दिमाग खोल रही है कि ये एक्सरसाइज मॉडरेट किस्म की एक्सरसाइज है, बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। ये सवाल आ गया, यूँ समझे कि जो हमने शुरू में एक कंडीशन आपको दिखाई थी ना क्वेश्चन में यूज़ करने की, ये वाली, इसी का ये प्रूफ आ गया कि साबित करो कि यही कंडीशन होती है। नहीं समझे? देखें सवाल, वो कह रहा है कि क्योंकि देखें इसमें दोनों जर्नल दी हुई हैं, यानी y = mx + c, ये भी जर्नल इक्वेशन है, इसमें ना m की वैल्यू लिखी हुई है ना c की, और इलिप्स की भी जर्नल इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें ना a की लिखी हुई है वैल्यू ना b की। तो इसका मतलब है जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो a b m और c की शक्ल में एक कंडीशन आ जाएगी, उसी को हम कहेंगे फाइंड द कंडीशन। समझे? देखें अब ज़रा, y = mx + c दी हुई है लाइन, और x² / b² + y² / a² दिया हुआ है 1 इलिप्स। अच्छा, ये जो होता है ना कि y और x के साथ a b का भी अदल बदल हो जाए, क्योंकि ओरिजिनल पिछला सवाल देखोगे उसमें a जो है यहाँ पे लिखा होता। तो इसकी थ्योरी जाके 9.2 में देखिएगा, फिर से बता रहा हूँ। a और b जो है ना उसका ये एक रिलेशन है। अगर y के नीचे ये a आ जाएगा तो इसका मतलब इसका एक्सिस जो है ना y एक्सिस हो गया है। यहाँ पे हमें उससे मतलब नहीं है, समझा रहा हूँ खाली कि यूँ इस रुख का ये इलिप्स बन जाएगा जो y एक्सिस का रुख होता है, यानी ये इसको कहेंगे हम, इसका मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस है। सही, वरना सॉल्यूशन पे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि इसका हम एक्सिस चेक कर रहे थे। ठीक है, अब एलसीएम ले लें इसका, ताकि इक्वेशन सीधी बन जाए, बगैर अपॉन की बन जाएगी, तो हम लाइन को और इसको सॉल्व कर लेंगे और ये जो कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट वाली वो लगा देंगे और हमारा हो जाएगा क्वेश्चन डन। लेकिन ये बहुत एहतियात का सवाल, यूँ समझ लें एक तरह से इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें गिनतियाँ नहीं है ना, तो ज़रा a b और m और c को सही से चलाना होगा। एक गलती होगी मिलेगी नहीं इसमें, नो चेकिंग इज़ देयर। तो अब एलसीएम लिया a² b² मल्टीप्लाई क्रॉस a² b², यानी जो मिसिंग फैक्टर होता है a² इसके साथ x के साथ चला गया, b² y के साथ, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई a² b² 1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है,
अब इक्वेशन 1 हमारी जो है वो लाइन की है, इस लाइन की इक्वेशन में y की वैल्यू को लेकर आके यहाँ रख दें। अब चेक करें किस तरह रखा, ए स्क्वायर अपनी जगह, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, बी स्क्वायर अपनी जगह, और y की जगह आ गया mx प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपनी जगह। सिंप्लीफाई की गेम है इस सवाल में। अब एहतियात से मेरे साथ सिंप्लीफाई करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है ये, ठीक है, पीछे सवाल में दिखा चुका हूँ, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब mx इंटू सी, कोशिश करेंगे कि x बिल्कुल एंड में लिखें ताकि वेरिएबल साइड पे रहे, क्योंकि वेरिएबल के अलावा जो होगा वो हमारा तय करवाएगा ABC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ABC। वरना ये बीच में सैंडविच बना दूंगा x को तो कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट भी और टीचर भी कि इसमें ABC क्या है, कोफिशिएंट्स। तो इसलिए अब इसमें जब 2ab बोला तो x को आखिर में लिखा, वरना 2ab एक बच्चा लिख दे 2mxc, वो गलत नहीं होगा लेकिन कन्फ्यूजन आ सकती है। प्लस b का स्क्वायर हो गया c स्क्वायर, ये राइट अपनी जगह। अब ब्रैकेट खोल दें, b स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर 2 इंटू m b स्क्वायर सी एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई। अब इसमें स्क्वायर वाले ढूंढें, शुरू में ही दोनों स्क्वायर वाले हैं, ये और ये। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर आ गया। एक्स वाली एक ही टर्म है वो आ गई, बगैर एक्स वाली 2 टर्म है वो आ गई। यानी अब इससे हमारा ये तय होने जा रहा है कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, एक्स को छोड़कर। इसमें बी स्क्वायर आ रहा था कॉमन तो कॉमन ले लिया, तो ये हमारा उसके साथ सी है, ठीक है। अब टेंजेंसी की आपको कंडीशन याद हो गई है कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0, यानी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अब कोई स्टूडेंट ये सोचे सर ये फेयर है जो आप बात में लिखते हैं, ये फेयर कर भी सकते हो ये समझाने के लिए, जैसे ये सब रफ है, ठीक है। अब बी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखें 2b स्क्वायर सी एम, उसका स्क्वायर माइनस 4a, ये ब्रैकेट a हो गया पूरा और ये c हो गया b स्क्वायर के साथ। अब एहतियात से सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर का स्क्वायर b4, c स्क्वायर m स्क्वायर, इसमें ये b स्क्वायर शुरू में ले आए जो सैंडविच था क्योंकि सब मल्टीप्लाई है ना, 4b स्क्वायर। इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करने से पहले देखें 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, b स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, तो डिवाइड कर दें ताकि पहले छोटा हो जाए सवाल आसान। 4 से डिवाइड हो गया 4 गायब, इधर 4 से डिवाइड हो गया 4 गायब, बी स्क्वायर में ये वाला गायब हो जाएगा, इसमें एक बी स्क्वायर बचेगा क्योंकि यहाँ b4 है, नज़र आ रहा है सही। ये बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर एम स्क्वायर बचेगा, ये डिवाइड हो चुका था। अब इसको मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर से दोनों टर्म को, फिर बी स्क्वायर एम स्क्वायर से दोनों टर्म को, ठीक है, गलती ना हो। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर a4 प्लस इंटू माइनस माइनस, बी स्क्वायर एम स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर एम स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर। लेकिन देखिए मल्टीप्लाई में तरतीब सही रखें, ए बी पहले लिख रहे हैं तो एम बाद में लिखें, बी सी पहले लिख रहे हैं तो एम बाद में, ताकि जब ऐड सब्ट्रैक्ट का वक्त है तो कन्फ्यूजन ना हो कि इसमें कहीं एम इधर है किसी में एम उधर है। इसमें देखो हाउ टू राइट मैथ्स भी एक चीज़ होती है, ये भी देख लें इस सवाल में कि अगर ABCD MN ये सब आ रहे हो तो किस तरह उसको राइट करते हैं। ये नहीं कि बस मियरली मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ए को सी से कर दिया, बी को सी से कर दिया, तरतीब को भी ख्याल में रख रहे हैं, सीक्वेंस भले मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव, ताकि आगे सिंप्लीफिकेशन स्टेप में टाइम या कन्फ्यूजन ना आ जाए, टाइम किल ना हो। अब ब्रैकेट खोल दें, माइनस 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 प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब कुछ एक जैसा है तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें वरना आगे बढ़ जाएगा। हो रहा है कुछ सॉल्व, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर ये भी है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर ये भी, प्लस माइनस, तो ये तो हो गया भाई कैंसिल हो गया फारिग। 3 टर्म्स बच गई, 3 टर्म्स में देखें इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है और इसमें भी ए स्क्वायर है, तो पूरे को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सवाल हो जाएगा ख़त्म। नहीं समझे, ये देख ले भाई, जो बचा वो लिख दिया। अब ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये ए स्क्वायर बचा, इसमें से ए स्क्वायर कम हो जाएगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर बचा, इसमें से ए स्क्वायर कम हो जाएगा, सी स्क्वायर बचा। सही लुक देने के लिए माइनस वाले को एक तरफ कर दें ताकि पूरा रिजल्ट पॉजिटिव शक्ल में आ जाए, तो हम कह सकेंगे कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। और इस सवाल में मज़े की बात समझ में आई किसी बच्चे को कि जो हमने शुरू में कंडीशन लिखी थी थ्योरी के तौर पे वो डिराइव होकर आ गई। इससे ये पता चला कि कंडीशन जो होती हैं हम जो यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो कहीं से नाजिल नहीं होती, वो इसी तरह ड्राइव होकर डिड्यूस होकर थ्योरम्स और रिजल्ट बनाती हैं, वो फिर हम क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें 3 पार्ट है, तीनों की थीम एक जैसे ही है।
तो जल्दी जल्दी कर लिएगा मेरे साथ। इसमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ गिवन लाइन टू द इलिप्स। अब लाइन बदलता रहेगा, इलिप्स एक ही रहेगा, यानी कि दूसरे पार्ट में अलग तरह की लाइन दी होगी, तीसरे पार्ट में अलग तरह की इलिप्स यही रहेगा, सही है। तो अब जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है उसको सिंप्लीफाई कर लें। किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे सर? एलसीएम ले लें। तो पी क्यू इसका एलसीएम आ गया, एक स्टेप कम किया है मैंने इसलिए कि अब आप लोग जो है बड़े हो गए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ गए, फिर भी करके दिखा रहा हूँ। ये कह रहा था मैं, एलसीएम लेंगे तो पहले स्टेप ये आएगा P इंटू क्यू, क्यू इंटू एक्स, P इंटू वाई, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये स्टेप आएगा। चाहे तो ये स्टेप फेयर करके फिर ये करें, ओके। अब x वाले को उधर कर दें, माइनस क्यू एक्स, पी क्यू उधर ही था पहले, p से डिवाइड कर दें तो ये p अपॉन में चला गया दोनों के, इसमें से तो p कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचा रहेगा क्योंकि q अपॉन p कैंसिल नहीं हो सकता। सर ये क्यों किया? ताकि इससे कंपेयर कर सकें। इसको कहते हैं रिडक्शन, यानी रिड्यूस टू, 7 चैप्टर देखिएगा जाएगा, रिड्यूस टू ग्रेडियंट या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी किसी इक्वेशन ऑफ लाइन को एक ख़ास शक्ल में लाने को कहते हैं रिडक्शन। क्योंकि इसकी कई फॉर्म्स होती थी, अगर आपको याद हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती थी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी, परपेंडिकुलर फॉर्म होती थी, नॉर्मल फॉर्म होती थी, बहुत सारी होती थी। हमें यहाँ पे बार बार ज़रूरत पड़ेगी चैप्टर 9 में इस फॉर्म की, जिसको कहते हैं ग्रेडियंट या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सही है। अब इससे कंपेयर कर सकते हैं, m आ गया माइनस क्यू अपॉन पी, c आ गया q। एलिप्स की जो इक्वेशन दी हुई है वो बनी बनाई दी हुई है क्योंकि उसमें a और b अपनी जगह है। अब ये देखें ये वाली कंडीशन, अब आप लोग समझ रहे हैं कि मैं कभी ये कर रहा हूँ कभी वो, ये रटने की बात नहीं है। पिछले सवाल में देखें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वगैरह भी पूछ रहा था, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट में लगाया। इसमें सिर्फ टेंजेंसी की कंडीशन है, तो ये मेथड जिंदाबाद, वरना इसमें भी आप डिस्क्रिमिनेंट लगा सकते हैं, यही आंसर आएगा, लेकिन आधा पेज भर जाएगा पूरा। तो ये सब फैसले करने प्रैक्टिस करके आपको कि ये मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल है या डिस्क्रिमिनेंट वाला। सी स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर अपनी जगह, एम स्क्वायर यानी माइनस क्यू अपॉन पी का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपनी जगह, क्योंकि इलिप्स में ए बी की जगह ए बी दिया हुआ है ओरिजिनल। अब स्क्वायर करें, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस का स्क्वायर, इसमें देखें अब क्यू स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो एक अच्छी सी लुक आ जाएगी। ये क्यू स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका भी। अच्छा इसमें भी अगर आप कंफ्यूज है तो एक स्टेप बढ़ा लें, क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर डिवाइड से ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड से, और ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर डिवाइड से। खुद ही देखिए ये वाला तो कट जाएगा, बाकी ये पूरा कट के 1 हो जाएगा, ये आ गया, ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ये आ गया, बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर ये आ गया। सही, अपने लेवल पे चलिएगा। कंफ्यूज होते हैं तो एक स्टेप देखिए मैं बढ़ा के दिखा देता हूँ कि जिस तरह के जो स्टूडेंट मेरे साथ है सबका भला हो जाए। अब इसको 1 को राइट पे लिख दें, लेफ़्ट पे, इसमें साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि साइन दोनों साइड को हमने एक्सचेंज किया है। इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है जी। 4 का 2, अभी मैंने यही कहा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन बदलता रहेगा। इसमें इस तरह की लाइन दी थी, इसमें इस तरह की, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैथ शक्लों पे नहीं उसूल पे चलती है। अब ये जो लाइन की इक्वेशन थी इसको भी y की शक्ल में लाएंगे, जल्दी से x को उधर ले जाएं, माइनस, फिर साइन अल्फ़ा से डिवाइड कर दें ये, ठीक है। अब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरेबल हो गया क्योंकि ये पूरा हमारा माइनस के साथ m का काम करेगा और ये पूरा विदाउट x वाला c का काम करेगा। तो ये माइनस कॉस एफ अल्फ़ा अपॉन साइन एफ अल्फ़ा हमारा m हो गया यानी स्लोप, और p अपॉन साइन अल्फ़ा पूरा हो गया c यानी y इंटरसेप्ट। c को कहते हैं y इंटरसेप्ट, ग्रेडियंट जिसको मैंने पीछे लिखा है उसी के 2 नाम है, y इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट, ठीक है। अब कंडीशन तो याद हो गई, ये पुट कर दें इसमें जल्दी से। c का मतलब p अपॉन साइन अल्फ़ा, a अपनी जगह, m का मतलब ये माइनस कॉस अपॉन साइन उसका स्क्वायर, और b स्क्वायर अपनी जगह, p का स्क्वायर साइन स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दें साइन स्क्वायर से। वजह यह है कि 2 में अपॉन में है ना तो कट जाएगा वो, यानी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये वाले में कैंसिल हो गया, ये वाले में कैंसिल आगे जाके हो गया ना। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस तरह, अपॉन का साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा,
तो ये कट के आपका वहीं पहुंचा पी स्क्वायर, अब समझ गए, और इसमें नहीं था तो आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, अब क्या किया है उसके बाद पूछे, जो बचा है वो लिखा है पी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। इसमें भी जिस तरह 1 को उधर किया था तो इसमें भी पी स्क्वायर को इधर कर देंगे, यानी साइड्स को शफल करने को, इंटरचेंज करने को बेहतर कहा जाता है, क्योंकि राइट पे सिंप्लीफाइड रिजल्ट हो और लेफ़्ट पे उसका पूरा एक्सपेंशन हो। इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं, यानी एक्सरसाइज काम की है, अगर आप लोग को समझ में आ जाए तो अच्छा है। अब तीसरी लाइन, तीनों पार्ट में एक ही काम करना है, बस लाइनों की शक्ल बदल रहा है ताकि स्टूडेंट प्रैक्टिस करें। अब इसमें जो y है उसको एक तरफ करके करें तो -lx -n m से डिवाइड करें तो क्रॉस दोनों के अपॉन में कंपेयर करने के लिए करा जाता है, ताकि अब ये m बन जाए और ये c बन जाए। ठीक है, कंपेयरिंग, तो -l/m और n/m आ गया माइनस का। अब कंडीशन तो याद ही हो गई है माशाल्लाह सबको, रख दे इसमें जल्दी से, m की जगह -l/m और c की जगह -n/m। सिंप्लीफाई करें, माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर। अब पिछले सवाल की तरह मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद बोले m स्क्वायर। इसका नतीजा ये हुआ कि इसमें m स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई किया आपने तो ये m स्क्वायर कैंसिल होकर n स्क्वायर आ गया, इसका m स्क्वायर मल्टीप्लाई ये नज़र आ रहा है तो अब ये कैंसिल हो गया, और इसमें नहीं था तो आगे बिल्कुल वैसे जैसे पीछे वाले में पी स्क्वायर से किया था। अब n स्क्वायर जो जो बचा लिख दिया, इसमें भी वही है कि जो एक्सपेंशन है वो लेफ़्ट पे लिख दें और जो सिंप्लीफिकेशन है वो राइट पे लिख दें, तो हमारी कंडीशन आ गई। अब जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं क्योंकि निस्बतन एक जैसे सवाल आ गए तेज़ी से। अच्छा, चेंज हो रहा है, चेंज ओवर का स्विच लगा दें भाई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, अभी तक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चल रही थी। अगर आपने मेरी थ्योरी पेज नहीं देखा दोबारा देखें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अब आ रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा क्योंकि इस एक्सरसाइज का एंड इस पे होगा। अगर स्लोप के साथ लाइन दी हुई होगी तो ये वाली इक्वेशन टेंजेंट का देगी, और अगर पॉइंट दिया होगा इस तरह से Px1 y1 कि इस पॉइंट पर वो टेंजेंट बन रहा है तो ये कंडीशन लगेगी। ये दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही की फॉर्मेट है। फ़र्क ये है कि अगर स्लोप गिवन है तो, अगर पॉइंट गिवन है तो, और नॉर्मल तो अलग ही चीज़ होती है कि टेंजेंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको कहा जाता है नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो दी हुई है उसको कंपेयर कर लें आप स्टैंडर्ड से, तो a स्क्वायर 5 आ जाएगा, b स्क्वायर 4 आ जाएगा। सर क्यों निकाला? क्योंकि जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला देखा है उसमें ज़रूरत पड़ेगी a की, b की, m की। m जो है वो गिवन है सवाल में स्लोप, देखा स्लोप गिवन होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा जो थ्योरी में भी लिखा हुआ था। थ्योरी पेज को सही से जो है कॉपी किया करें, तस्वीर भले खींच लें ताकि फ़ायदा हो जाए कि ये तो हमें किसी ने दिखा भी दिया। अब इसमें पुट एंड गेट है, m की जगह 3 रख दिया, ये जो स्लोप है उसको m कहते हैं। 3 का स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर एलिप्स का उठा लिया, 5 और 4 सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 4 9, 49, 49 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आ गया। इज़ द रिक्वायर्ड, बल्कि r इसलिए लिख दिया कि प्लस माइनस प्लूरल इसलिए हो गया कि 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं एक ही एलिप्स पर, और बन सकते हैं, इसमें परेशान ना हो कि कैसे हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। ये अगर एलिप्स है तो एक टेंजेंट अगर यहाँ बन जाए तो दूसरा टेंजेंट यहाँ बन सकता है, और देखें बिल्कुल पैरेलल 2 टेंजेंट हैं, तो मुमकिन हुआ कि नहीं? हाँ बोले, सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसके अंदर भी 2-3 पार्ट है और तकरीबन एक जैसे। इसमें होगा कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब पॉइंट पे मांग रहा है, यानी अब ये धड़ाधड़ फार्मूले लगेंगे, उस पर एक्सरसाइज एंड हो जाएगी इंशाल्लाह। ये y1 x1 पॉइंट है वो रख देंगे, और अगर नॉर्मल मांगेगा तो x1 y1 पॉइंट है वो रख देंगे, और a स्क्वायर b स्क्वायर इलिप्स का। ठीक है, रेडी, देन गो। ये इलिप्स दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड बनाया डिवाइड बाई 225 करके ताकि 1 आ जाए और कंपेयर हो सके।
तो 225 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा कैलकुलेटर से कैंसिल कर सकते हैं, वरना ज़बानी भी आपकी मर्ज़ी जाए। 25 9 ज़ा मुझे पता है तो 9 मैंने डायरेक्ट लिख दिया और 9 का टेबल पढ़ लें। 9 2 ज़ा 18, ये 4 कैरी हो गया 45, 9 5 ज़ा 45। कैलकुलेटर रखा हुआ है, कैलकुलेशन हो रही है। चॉइस आपकी है कि कैलकुलेटर चलाएं या दिमाग को शार्प करें। अब कंपेयर करें, ए स्क्वायर आ गया 25, बी स्क्वायर आ गया 9 और पॉइंट जो दिया हुआ है 3 12 और 5, इसको नाम रख दें x1 y1। ये अब फॉर्मूला आ रहा है पहली बार, लेकिन इसको इस्तेमाल में कई बार देखेंगे आप, इस चीज़ को पक्का कर लें। ये कब लगता है, जब टेंजेंसी की इक्वेशन चाहिए हो, कंडीशन ही इक्वेशन इलिप्स पर, इस पॉइंट पर। अब x1 y1 3 और 12/5 रखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 25 और 9 रखें। आंसर आने जा रहा है किस तरह, 3 रखा और 12/5 रखा। सॉल्व करें, 3 ऐसे ही रहेगा तो 3/25, 12/5 अपॉन में चला जाएगा और 9 उसके साथ मल्टीप्लाई में अपॉन में ऐसे ही रहेगा। कैंसिल कुछ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, करें। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया 4/15। 3 और 25 कैंसिल नहीं होते तो वो एज इट इज़ आ गया। इट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, बोले टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अच्छा, इस टेंजेंट की इक्वेशन को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपॉन में अलग अलग वैल्यूज़ हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स शक्ल यानी बनी हुई शक्ल बिगड़ जाएगी, तो इसलिए आप सवाल की शक्ल को बिगाड़ने के लिए काम नहीं कीजिएगा। नॉर्मल की इक्वेशन भी मांग रहा है। नॉर्मल वो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर हो, यानी अगर ये टेंजेंट था इलिप्स के ऊपर, इस पॉइंट P पर x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स थे, तो इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी ना बेटा 90 डिग्री पर, ये हो जाएगी आपकी, बोले नॉर्मल लाइन। ये नॉर्मल वो वाला जो मैथ्स में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ऑर्थोगोनल। इसकी इक्वेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन याद कर लें आप लोग, ये फार्मूले हैं यानी समझे एक तरह के, इसके याद कर लेंगे तो पुट एंड गेट के सवाल लगेंगे। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर उठाएं सवाल के, कंपेयर 25 9 वो रख दें, x1 y1 वही पॉइंट है। अच्छा, पॉइंट कॉमन होता है, जिस पॉइंट से टेंजेंट बनता है उसी पॉइंट से नॉर्मल बनता है, तो 3 12/5 रख दें और हल करते चले जाएँ। 3 12/5 रखा, उसकी जगह 25 और 9 रखा। अच्छा, इसमें दो जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, इधर 25 9 इधर भी। सिंप्लीफाई करें, इधर 25 - 9 16 हो गया, इसमें फिर कैंसिल हो रहा है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, जो बचा 25/3, 3 5 ज़ा 15/4। अच्छा, इसमें देखें अपॉन ख़त्म कर दिया, तो आप पिछले में भी अपॉन ख़त्म कर सकते हैं, यानी ये कह रहा हूँ, इसमें अगर ख़त्म करेंगे तो इस तरह होगा। 25 15 ज़ा कितना हो जाएगा, बोले 375, ठीक है। अब 15 3 ज़ा बोले 45, 4 25 ज़ा बोले 100 इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में इसको क्रॉस कर लेंगे तो वो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी, यानी बग़ैर अपॉन के। तो ये भी मैंने एक ऑप्शन दे दिया आपको, जैसे इसमें किया है कि एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे वैसे यहाँ आसान मैथ्स लिखी हुई है, मल्टीप्लाई बाई 12। अच्छा, ये भी एलसीएम का स्टाइल है। अगर आपको लंबी लाइन नहीं लगानी हो ना, तो देखें इसका आ क्या रहा है एलसीएम, 3 4 ज़ा 12 आ रहा है, तो इस टर्म को इसको यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दें यूँ, तो देखें 3 4 ज़ा आ जाएगा, 4 फिर 25 ज़ा। इस वाले में एक आसानी होती है, आपको वहीं पे नज़र आ रहा होता है कि कौन किससे कैंसिल होकर क्या वैल्यू दे रहा है। अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 12 लाएंगे तो देखें 4 3 ज़ा 3 15 ज़ा, फिर यहाँ पे जब 12 लाएंगे तो 16 12 ज़ा। ये ऑटोमेटिक करता है, लंबी लाइन नहीं लगती। ये वाली जो टेक्निक है ये ज़्यादा हैंडी और एडवांस टेक्निक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। जो अभी मैंने लंबी लाइन खींच के किया था टेंजेंट का सवाल, उसमें आप ये टेक्निक चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है क्या 375 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी, तो जो कटेगा बचेगा खुद ही ऑटोमेटिक अपॉन को ख़त्म कर देगा, समझे। गुड। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट था। अब ये दूसरा है, इसमें थोड़ी मुश्किल सी शक्ल दी हुई है, लेकिन टेंशन नहीं लें। ये इलिप्स की है और ये पॉइंट दिया हुआ है अजीब सा, नो टेंशन। इलिप्स की जो इक्वेशन दी हुई है उसको 64 × 49 से डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना ही होता है। तो अब इसमें जब
64 और 49 आएगा तो एक कटेगा एक बचेगा, समझे, यानी ये कह रहा हूँ 49/49 इंटू 64, तो देखिए ये वाला कट गया, ये वाला बच गया। इसी तरह इसमें 64 कैंसिल हो जाएगा, 49 वाला बच जाएगा। गॉट इट, दैट्स इट। अब कंपेयर करें, ए स्क्वायर आ गया 64, बी स्क्वायर आ गया 49, और पॉइंट जो दिया है वो हो गया हमारा पॉइंट x1 y1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, फार्मूला याद है? अच्छा, इसकी मैं एक टेक्निक बताऊँ, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन तो आप फार्मूले को दिमाग से ना करें, खुद ही करें ट्रिक से। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होती है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स को तोड़ लें, एक्स इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर, वाई इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर ये क्या रीज़न है इसकी? इसकी रीज़न ये बेटा कि अ पॉइंट विच लाइज ऑन अ कोनिक मस्ट सेटिस्फाई इट्स कोऑर्डिनेट्स, कि जो पॉइंट किसी कोनिक पे या किसी लाइन पर वाक़ होता है वो उसके कोऑर्डिनेट्स को ज़रूर सेटिस्फाई करता है, करना चाहिए। तो इसलिए आप देखें x1 इज़ द पॉइंट ऑन द कोनिक दैट इज़ इलिप्स, तो इसलिए इस x के अंदर से वो पॉइंट निकल के आ गया x1 और y के अंदर से y1। तो ये एक से दो शिकार हो गया कि अगर ये इक्वेशन है तो उसी में वो x1 y1 पॉइंट उसी कर्व के ऊपर है। तो इसलिए देखें अब ये याद ना भी करें तो दिमाग में है कि ये तो इसी को तोड़ दूं, क्योंकि इलिप्स के फॉर्मूले को तो इतनी बार हमने देख लिया, तो उसी में x को x इंटू एक्स कर दें। कैसा, एक से दो शिकार सिखाया सर ने, फ़ायदा उठाइएगा इसका। अब x1 y1 रख दें, इस 8 cos अल्फ़ा को और 7 sin अल्फ़ा को। अब यहाँ पे 56 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर आपने, पूछिए। 56 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कैंसिलेशन हो जाए, क्योंकि दोनों 8 7 ज़ा 56 होता है, समझे? नहीं समझे? ये 8 7 ज़ा 56। तो अब इससे करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो फ़ायदा क्या होगा, जो कटेगा वो यहाँ बच जाएगा, जो बचेगा वो बचा रह जाएगा, समझे आप? ये 56 1 ज़ा 56, ठीक है। जब आप इसके साथ लाएंगे 56 यहाँ पे यूँ, तो होगा क्या, ये पूरा पूरा कैंसिल करवाएगा, जो बच जाएगा वो आपको नज़र आएगा, समझे क्या है ये चीज़? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होती है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर दो जगह पुट करते हैं, दो जगह पुट कर दिया 64 और 49, फिर सिंप्लीफाई किया, यहाँ पहुँच गए। अच्छा, इस सवाल के बारे में बता दूँ, इस सवाल में आंसर में मिस प्रिंटिंग है बुक की, अगर आप आंसर मैच करते हैं तो। मिस प्रिंटिंग ये है कि बुक वालों ने यहाँ पे साइन अल्फ़ा लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा के साथ ये 15 आ ही नहीं सकता 100 घंटे में। अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन डबल एंगल का फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट ईयर का, जो होता था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, चैप्टर 10 में होता था फर्स्ट ईयर के। सही है, तो ये गलती मैंने करेक्शन करा दी, बुक में करेक्शन कर लीजिएगा। तो अब ए स्क्वायर की वैल्यू 64, बी स्क्वायर की 49, ये रख दिया। अब इसमें हमने 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ताकि ऑटोमेटिक हमारा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के साथ 2 आ जाए। तो उसका नतीजा ये होगा कि ये फार्मूला, यानी कि इस साइड को हमने फोकस किया है। पिछले में भी देखें, इस साइड को फोकस किया था 56 लाने के लिए, इसमें इसको फोकस करेंगे साइन डबल एंगल लाने के लिए। ठीक है, समझे बात को? अब होगा क्या इससे, जब यहाँ पे आप 2 लाएंगे तो देखें 2 इंटू 8 16 हो जाएगा, जब यहाँ पे 2 लाएंगे तो ये 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, सही है। और जब साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लाएंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, ठीक। और जब यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लाएंगे, यानी कि यूँ आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लेके मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 2 के साथ, ये 2 स्क्वायर ना लगे, जगह मैंने इंसर्ट किया था 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो अब इसमें कॉस कैंसिल, साइन बच गया, यहाँ पे साइन कैंसिल, कॉस बच गया। यहाँ पे 15 इंटू 2 को 30 नहीं कीजिएगा वरना फिर गुम हो जाएंगे। 15 इंटू 2 को लिखे रहने देंगे, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को, यानी 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को साइन 2 अल्फ़ा बना देंगे। तो ये आपका 16x कॉस अल्फ़ा, 14y कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा सॉरी, और 15 ऑफ साइन 2 अल्फ़ा करके आंसर आ जाएगा, जो बुक की करेक्शन भी है। कर लेंगे बुक में करेक्शन, ओके। एक सवाल या 2 सवाल है, उसके बाद छुट्टी होने जा रही है, आप लोग जल्दी से कर लें। अच्छा, ये इस एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट तरीन सवाल है भाई, इसके ऊपर निशान लगा लें।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एट द एंड्स ऑफ द लेटस रेक्टम। कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल बताएं इस खास पॉइंट पे जो लेटस रेक्टम के पॉइंट्स होते हैं जिसका पॉजिटिव एब्सीसा हो। इलिप्स दिया हुआ है, अब इलिप्स जो दिया हुआ है मैं भी इसके बारे में बताता हूँ थ्योरी थोड़ी, लेकिन पहले इलिप्स जो दिया है उससे हम आधे सवाल तक तो पहुँचा दें। इलिप्स जो दिया हुआ है उसको इलिप्स से कंपेयर करें स्टैंडर्ड। ए स्क्वायर आ गया 3, बी स्क्वायर आ गया 2, रूट ले लिया तो ए आ गया √3 और बी आ गया √2। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ए एंड बी आर द लेंस। 9.2 देखिएगा, ए बी जो है वो रियल नंबर्स हैं क्योंकि लेंस ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के हाफ है ए और बी। इसे सी जिसके साथ कभी भी नेगेटिव मत लगा दीजिएगा, ओनली पॉजिटिव। अब ये ए और बी रखने से ये कंडीशन काफ़ी दिनों के बाद आई है क्योंकि 9.2 में हुई थी। ये रिलेशन है ए बी और सी का, जो ए और बी आ गया तो सी आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो ये सब निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि ए बी सी निकालेंगे ना तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स में हम इसको फिट करेंगे। लेकिन अब आपको पता हो कि ये लेटस रेक्टम कहाँ से नाजिल हुआ भाई, तो ज़रा थ्योरी संभालें जल्दी से। ये हमारा एक्स एक्सिस का इलिप्स है, एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू लिखी हुई है ना तो एक्स एक्सिस का इलिप्स हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस के इलिप्स का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस पर फैला हुआ है। ठीक है, फैल गया। अब इसके ये जो फोकस से गुजरती हुई लाइन होती है ना इसको कहते हैं लेटस रेक्टम। ये फोकस होता था एफ, ठीक है, ये हो गया आपका लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम में वो कह रहे हैं जिधर पॉजिटिव एब्सीसा हो, एब्सीसा एक्स को कहते हैं। ठीक है, ये तो पता है ना आपको, चैप्टर नंबर 7, 8 हर जगह हो चुका है, मैट्रिक फर्स्ट ईयर में भी। एब्सीसा इज एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें इस वाले से अब मतलब नहीं है, हमें इस वाले लेटस रेक्टम से मतलब है। ये हो गया लेटस रेक्टम। सही जा रहा हूँ भाई? ओके, थैंक यू। लेटस रेक्टम ये हो गया। अब याद कीजिए कि लेटस रेक्टम जो था 9.2 में मिलेगा जो मैंने याद, उसकी लेंथ होती थी 2b²/a। ये लेंथ होती थी लेटस रेक्टम की। इसका ये मतलब हुआ कि इस लेटस रेक्टम का ये पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। तो अब पॉइंट तो यहाँ से यहाँ तक का होता है y का, क्योंकि y एक्सिस ये होगा तो y तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा ना भाई, ये ओरिजिन होता है तो ओरिजिन से ऊपर को y कहेंगे ना भाई, यानी ये हिस्सा ऊपर का। तो अब इसका हाफ हो गया ये b²/a। अब आपको समझ में आना शुरू होगा कि इसका y कोऑर्डिनेट b²/a कैसे हुआ है, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया आपका y पे b²/a। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स सी कैसे हुआ, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट होते थे सी, अगर याद आ जाए C0। तो अब इसका फोकस जो है वो राइट पे है तो सी, नीचे वाला जो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है वो बिलो है, बिलो एक्स एक्सिस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस का b²/a। ये प्लस ये माइनस, यानी नीचे वाले का ये हो गया c, -b²/a। सी इसलिए नहीं बनेगा कि सी दोनों राइट पर है, फोकस दोनों राइट पर, यहाँ का भी ऊपर वाले का भी सी पॉजिटिव, नीचे वाले का भी। सिर्फ वाई इसलिए नेगेटिव कि वाई ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। अब अगर ये पता चला कि ये क्या कह रहे थे सर, पिछले सवाल में देखें आपको पॉइंट्स उसने दिए थे, पिछले क्वेश्चन में उसने पॉइंट्स दिए थे हमें, चाहे ऐसा दिया चाहे कैसा दिया। ठीक है, कुछ याद आया सर? क्या आगे पीछे जाते रहते हैं? ये देखें, इसमें हमें इस जुमले के अंदर से पॉइंट डिस्कवर करने थे। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। डिस्कवर हमने किया अपने थ्योरी में से, भाई थ्योरी है 9.2 की, फिर भी आज मैंने बता दी। अब अगर ये c b²/a, c -b²/a हमारा डिटेक्ट हो गया तो अब बच्चों को समझ में आ गया कि ABC सर ने क्यों निकाला है। अब उसमें पुट करें तो गिनती की शक्ल में पॉइंट्स आ जाएंगे, गिनती की शक्ल में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और बोले नॉर्मल आ जाएगी। अब c रख दिया 1, b²/a रख दिया 2/√3 और -b²/a रख दिया -2/√3। ठीक है, अब कंडीशन तो आपको याद हो गई है, रख दे उसके अंदर। असल ये वाला इसका क्लाइमैक्स है इस क्वेश्चन का कि हाउ टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। कि लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट कहाँ से निकालें भाई, तो ये निकले थ्योरी से। अब x1 y1 पुट करें, ये जो हमने बनाया 1 2√3 सही है,
और ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो यहाँ से निकाला 3 और 2 सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 अपॉन रूट 3 इंटू 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बच गया वो ये है। सही है, ख़त्म पे आ रहा है मामला। क्या किया भाई, कॉन्जुगेटिंग, क्योंकि अपॉन में रूट आ गया, अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट 3 कर देंगे। तो रूट 3 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे वाला पेयर बन गया, बाहर आ गया, ऊपर वाला रूट में ही रह गया। एलसीएम ले ले 3, एलसीएम ले ले 3। अब वही वाली टेक्निक मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। वो वाली टेक्निक भी इस्तेमाल हो जाएगी जो अभी पीछे 2 दफ़ा बताई। सही है, आगे इक्वेशन। अब दूसरा पॉइंट भी है, क्योंकि एक समझे टेंजेंट यू बन रहा था और एक टेंजेंट यू बन रहा था, समझे, क्योंकि एंड पॉइंट पे 2 टेंजेंट बनेंगे, क्योंकि 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अब दूसरा पॉइंट रखें नीचे माइनस, तो माइनस के साथ आ जाएगा, तो ये रूट 3 अपॉन में चला जाएगा, 2 ऊपर, बीच में कुछ नहीं है, सफाई की है। 2y अपॉन 2 रूट 3, इसमें भी कॉन्जुगेटिंग करेंगे 2 से कैंसिल के बाद, जो बचेगा वो सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा इस तरह, x माइनस रूट 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो 3 उधर गया और फिर आके माइनस हो गया इधर। नॉर्मल की इक्वेशन माइनस के साथ इस तरह होती है, तो इसमें हम 2 दफ़ा रखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 3 और 2, और x1 y1 रखेंगे 1 2 अपॉन रूट 3। इसमें बचत हो रही है क्योंकि ऑटोमेटिक रूट उल्टेगा तो कॉन्जुगेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऊपर चला जाएगा वो रूट। तो अब ये रूट 3 ऊपर चला गया, 2 कैंसिल, और 3 माइनस 2 तो 1 होता है, तो आसानी हो गया सब कुछ। दूसरा माइनस वाला पॉइंट रखा, ये पॉइंट वो है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, तो इसमें भी 2 कैंसिल हो गया, इसमें माइनस माइनस प्लस भी हो गया, 1 उधर आके माइनस हो गया। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे क्रूशियल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। डायग्राम बना लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन है रफ, अगर रटना है तो ये रटेंगे कि इसके एंड पॉइंट सी बी स्क्वायर अपॉन ए और सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, ये तो रिवीजन आगे जल्दी से करें, यानी वो गर्म सवाल के बाद एक ठंडा सवाल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने का है, जिसका एफसीसा दे रहा है, तो एफसीसा से कहें हम कि भाई एक्स की मदद से हम वाई निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स को रखेंगे वाई आ जाएगा। नहीं समझे, देखें, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी हुई है, ठीक है, 20/9 करें ताकि स्टैंडर्ड बन जाए, रेसिप्रोकल। स्टैंडर्ड उस वक्त होती है जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ 1 हो, इसलिए इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए रेसिप्रोकल करा। अब ए स्क्वायर आ जाएगा 5, बी स्क्वायर आ जाएगा 20/9। अब उसने इशारा दिया हुआ है कि एफसीसा इज़ 1, एफसीसा मीन्स एक्स इज़ 1। अब एक्स अगर, अच्छा वाई अगर कभी बोल दें तो वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं, चैप्टर 7। वाई का नाम होता है ऑर्डिनेट, एक्स का नाम होता है एफसीसा। अब इसमें हम अगर एक्स को पुट कर देंगे तो बोले वाई आ जाएगा। अब एक्स को हमने जल्दी से पुट कर दिया, क्या 1, तो ये 1/5 हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। बाकी जो बच रहा है उसमें से वाई निकालें, 1/5 उधर जाके माइनस हो गया, 5 1 5 माइनस 1 4/5 एलसीएम से हो गया, 20 उधर क्रॉस करें, 9 इधर क्रॉस करें, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है कि ये गिनतियाँ गायब कैसे हो गई? गायब नहीं हुई बेटा, सिंप्लीफाई हो गई हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 20 अपॉन 5 इंटू 9, सही है। तो 5 4 ज़ा 20, तो 4 4 ज़ा 16, 9 ये आ गया, 16 और 9। तसल्ली हो गई ना कि सर जादू कर रहे थे। स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस के साथ आ गया 4/3, यानी अब एक पॉइंट x के साथ 1 के साथ हो गया 4/3 और एक हो गया 1 के साथ -4/3। अभी जैसे लेटस रेक्टम का था वैसे ही हो गया। अब ये पॉइंट एक दफ़ा रख देंगे हम टेंजेंट बनाने के लिए, और एक दफ़ा ये। इसमें नॉर्मल नहीं पूछा है तो सवाल भी एंड हो जाएगा और एक्सरसाइज भी माशाल्लाह से। टेंजेंट के लिए टेंजेंट की इक्वेशन में 1/1 और 4/3 रख दें, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सवाल में से जो उठाया था हमने वो रख दें 5 और 20/9, सही है। अब 20/9 को रेसिप्रोकल करें, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करें, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, सही है 5, फिर 3 को भी कैंसिल करें, 3 3 ज़ा, तो 3/5 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 जो टेक्निक बताई थी, यहाँ 5 कैंसिल, यहाँ 5 कैंसिल और यहाँ 1, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, सिंप्लीफाई करा तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई पहली।
0.1 पर, जो कि था 1 4/3। दूसरा माइनस वाला पॉइंट भी आया हुआ था इस प्लस माइनस की वजह से। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 3 ज़ा 4 5 ज़ा, माइनस का आ रहा है 5 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट, तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, ये दोनों 5 कैंसिल हो जाएंगे और 5 इधर आके माइनस। तो दो आंसर चुके हैं तो दोनों आंसर को समराइज़ कर दें एक जगह लिख कर कि दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर फ़ायदा दे रहा होगा। अपने सबका बहुत ख्याल रखिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ अगला लेक्चर और सारा मामला है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।